तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेंजी। अभी तक हम लोगों ने सीबीएसई क्लास 12 के प्रैक्टिस सेट के सेक्शन ए सॉल्व किया था। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी सी डी। सारा पूरा प्रॉब्लम सेट आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, ये सारे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cot inverse x is equal to cos inverse minus 1 minus cosec inverse 2 by root 3. So based of this equation, we have to find the tan inverse 1 by x using the principal values of the inverse trigonometric functions. So सबसे पहले हमें अप्रोच क्या करनी होगी, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे tan इनवर्स 1 by x में, सिंपली हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, cot, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3। ओके, तो अब देखो सबसे पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये कॉस इनवर्स -1 को लेके चलते हैं। तो कॉस इनवर्स -1 को जब लेके चलेंगे तो हमें पता है कि कॉस की रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ कॉस क्या होती है, क्योंकि जब अगर रेंज पता होगी हमें इन्वर्स फंक्शंस की, तो उसी रेंज से ही हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो जैसे कि कॉस की वैल्यू होती है -पाई टू पाई, होती है -पाई टू पाई। ओके, तो अब हमें -1 की वैल्यू देखनी है कॉस में, जो कि इस रेंज के बीच में वेरी करती हो, ठीक है। तो क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1। तो -1 -पाई टू पाई के बीच में किसकी वैल्यू होती है कॉस की, ये होती है कॉस पाई की वैल्यू। आप इसको वापस से सॉल्व करोगे, तोड़ो, कॉस पाई/2 प्लस पाई/2, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये होगी -1। वापस से -1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, पाई। तो हमारी कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आ गई, पाई, ठीक है। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो अब देखो कॉसेक इनवर्स 2/√3, तो कॉसेक इनवर्स 2/√3, तो कॉसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है कॉस पाई/3 की, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। तो कॉसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू आ गई पाई/3। तो हमें सिंपल पूरी वैल्यू मिल गई है। तो चलिए पुट करते हैं। क्या था, कॉट इनवर्स एक्स था, कॉसेक इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आई, पाई, एंड कॉसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू आ गई पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई/3, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कॉट 2 पाई/3, एंड कॉट 2 पाई/3 की वैल्यू हमें पता है -1/√3 होती है, ठीक है ना। तो अब माइनस एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यही भी निकालनी थी, ये हमारी आई -1/√3, ठीक है ना। अब हम सिंपली x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें निकालना है tan इनवर्स 1/x, ठीक है ना बच्चों। तो tan इनवर्स 1/x निकालना है, तो 1/x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/-1/√3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है ना। तो tan इनवर्स माइनस का √3 है, ये tan माइनस थीटा होता है। एट tan√3 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई/3 की वैल्यू √3 होती है। तो ये हमारा आएगा -पाई/3, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारा आ गया, क्या वैल्यू आ गई, -पाई/3। तो यही हमसे पूछा था, प्रिंसिपल वैल्यू यूज करके वैल्यू निकालो tan इनवर्स 1/x की। सिंपल अप्रोच थी, x की वैल्यू निकालो, जो फंक्शन इक्वेशन दी हुई है उस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया -पाई/3, ठीक है ना। तो चलो इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं। उससे पहले तब तक मैं इसको इरेज करके, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करो बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। वीडियो देख रहे हो आप लोग, अगर हेल्प हो रही है सॉल्यूशन में तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी ज़रूरत है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली अभी इसके सॉल्यूशन ज़्यादा अपलोड नहीं हुए हैं, मैंने ये देखा है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। इसका और पार्ट क्या दिया हुआ है, हमें डोमेन निकालनी है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1/2 सेक इनवर्स 1/2 सेक इनवर्स 5x-3, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर डोमेन निकालनी है तो सबसे पहले हमें डोमेन किसके पता होनी चाहिए, हमें सेक इनवर्स एक्स की डोमेन पता होनी चाहिए, तभी तो हम फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है कि ऑल रियल वैल्यूज होती है। ऑल रियल एक्सपेक्ट किसको होता है, एक्सपेक्ट -1 to 2,
तो -1 से +1 के बीच में वैल्यू नहीं होती, बाकी सारी ऑल रियल वैल्यूज होती है सेक इनवर्स एक्स की डोमेन में। तो सिंपली तो इसकी सेक इनवर्स एक्स की जगह पे हमारा दिया 5x-3, तो जो हमारा x है 5x-3 वो -1 से कम हो, ठीक है ना। और ज़्यादा किससे होना चाहिए, ये ज़्यादा भी होना चाहिए +1 से, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में वेरी नहीं होती, -1 से 1। तो जो भी एक्स की जो भी सेक एक्स है, ये टोटल ओवरऑल अगर हम इसको कैपिटल एक्स लेट कर लें तो ये एक्स की जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए बस। तो ये -1 से छोटी होगी या प्लस या फिर 1 से बड़ी होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों साइड पे 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 2/5। सिमिलरली यहाँ पे दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 5 से डिवाइड करेंगे 4/5 आएगी। तो एक्स की रेंज क्या आ गई, 4/5 टू 2/5। यही निकालना था हमें, ठीक है ना। चलो अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 cos इनवर्स 1। तो इसमें रेंज निकालनी, ऊपर वाले में हमने निकालनी थी डोमेन, इसमें निकालनी है हमें रेंज। तो रेंज निकालनी है किसकी, कॉस इनवर्स फंक्शन की। तो कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो कॉस की रेंज क्या होती है, हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, इसकी रेंज होती है 0 to पाई, ठीक है ना। अब 0 to पाई होती है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में कॉस के, 3 का मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, 0 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 cos इनवर्स 1/2x-1। 3 से मल्टीप्लाई कराया 3 पाई आ गया। और क्या चाहिए हमें, -2 भी चाहिए साथ में, तो -2 कर दो दोनों साइड, डिस्ट्राई करेंगे तो -2 रह जाएगा। ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स 1/2x-1 3 पाई -2। तो हमारी ओवरऑल फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x). तो ओवरऑल f(x) की रेंज क्या आ गई, 3 पाई -2 -2 टू 3 पाई बाई -2, 3 पाई -2, यही हमारा आंसर, यही हमारी रेंज आ गई इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 21 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए 22 क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है ना। तो चलो 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, आ मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता है कि एक जो मैट्रिक्स होती है, कोई भी मैट्रिक्स होती है, वो होती है सम होता है किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। हम किसी भी एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एंड सिमेट्रिक को हम क्या लिखते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक को हम लिखते हैं 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में टॉक कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे सिर्फ, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अगर लेके चलना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, 1/2 है, ए पता है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इसका कितना आएगा, इसका 6 ट्रांसपोज क्या होता है, हम रिवर्स कर लेते हैं। तो ये रो होती है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। ये रो 649 है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं 649। और ये वाली रो को भी कॉलम करते हैं, 8 to 7 हो जाएगा। इस वाली कॉलम को भी रो करेंगे तो आ जाएगा 5 3 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम मैट्रिक्स निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये ब्रैकेट में रहेगा 6 8 5 4 2 3 9 7 1। ये माइनस होगा 6 4 9 से, 4 2 3 से, 4 2 6 8 5 4 2 3 9 7 1। एंड ये यहाँ पे ये ट्रांसपोज मैट्रिक लिखनी ना, तो 8 to 7 होगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 5 3 1, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा, बाहर 1/2 रहेगा, 6 में 6 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 9 गया -4, एंड 4 में से 8 गया -4, 2 में से 2 गया 0, एंड 3 में से 7 गया -4, 9 में से 5 गया 4, एंड द 7 में से 3 गया 4, एंड द 1 में 1 गया 0, ठीक है ना। तो ये हमारा मैक्स आ गया। अब इसमें पूरे में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0 2 -2,
और ये -2 0 -2 2 2 0। तो यही हमारा मैट्रिक्स निकालना था हमें, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एक फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा इसका, y इक्वल टू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब सबसे पहले तो x की पावर n का होता है एन एक्स की पावर n n-1, तो 4 आगे आ जाएगा, ये सेम रहेगा e टू द पावर sec x प्लस x की पावर 3 होगा। अब वापस से डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंदर वाले पार्ट का e टू द पावर sec x का प्लस x का, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमारा सेम ही रहा, 4 e टू द पावर sec x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। e टू द पावर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर sec x आएगा, वापस से डिफरेंशिएशन होगा sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही रहता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा आएगा, तो यही डी वाई बाई हमारा डी एक्स है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना हो तो कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो इसको बाहर निकाल के, बट ठीक है, इतना भी अगर लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर। तो पोजीशन वेक्टर के पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर दिए हुए हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये दिया हुआ है पी कैप क्यू कैप आर कैप, ठीक है। पी क्यू आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर दिए हैं पी क्यू आर, और एक वेक्टर दिया हुआ है हमारा वी वेक्टर के क्यू कैप प्लस आर कैप इज सच दैट पी वी पी कैप वी वेक्टर क्यू कैप वी वेक्टर वेयर के इज अ स्केलर। ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है। अब फिगर दिया, सॉरी ये दूसरा फिगर है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी ये दी हुई है सच दैट पी वी इक्वल टू क्यू वी, और हमें प्रूफ करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, जो हमें दिया हुआ है पी वी वैक्टर इक्वल टू क्यू वी वैक्टर, ठीक है ना। तो अब वी वेक्टर की हम वैल्यू, वी वेक्टर ये है, वी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी वेक्टर की जब वैल्यू पुट करोगे तो इस के का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, के क्यू एंड के आर कैप, तो ये हो जाएगा के क्यू कैप प्लस में के आर कैप, क्यू इधर भी सेम करते हैं, मल्टीप्लाई कर के क्यू कैप प्लस के आर कैप, ठीक है। अब पी का अंदर मल्टीप्लाई कर, सॉरी, तो यहाँ देखो ये के इधर से कॉमन है पूरा, ये के और के इधर से कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया, अब पी के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो पी क्यू कैप बचेगा, इधर बचेगा पी आर कैप, इधर बचेगा के क्यू कैप प्लस इधर बचेगा के आर कैप। हम जानते हैं क्यू एंड क्यू कैप डॉट प्रोडक्ट ये हमेशा होता है 1, तो इसको 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू कैप प्लस पी आर कैप, ये 1 हो गया, 1 प्लस क्यू आर कैप, ठीक है। तो 1 प्लस क्यू आर हो गया। अब सबको उधर ले जाते हैं, तो वह सबको अगर उधर ले जाओगे, इस सबको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस क्यू आर कैप माइनस पी क्यू कैप माइनस का पी आर कैप, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, जो 1 है, अब देखो हमें प्रूफ करना है पी कैप माइनस आर कैप, ठीक है। तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा कि हमें पी कैप मिले और आर कैप मिले अंदर में। देखो पी कैप तो नहीं मिल रहा हमें कहीं भी, तो हमें पी कैप बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 की जगह पे हम लिख देते हैं पी इंटू पी कैप, और इसके साथ में हम लिखते हैं माइनस, अब माइनस में कॉमन लेना है, तो कोई माइनस की क्वांटिटी साथ में अगर रखे तो माइनस पी क्यू कैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पी कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा पी कैप माइनस क्यू कैप, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी यहाँ पी क्यू, सॉरी, ये मिलेगा क्यू आर कैप माइनस पी आर कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से पी कॉमन ले लो तो ये मिलेगा पी कैप माइनस क्यू कैप, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, माइनस का आर कैप, तो ये मिलेगा पी कैप माइनस क्यू कैप, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, देखो पी कैप माइनस क्यू कैप इंटू में पी कैप माइनस क्यू कैप इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके और पार्ट में आते हैं। तो और पार्ट में क्या बोल रहा है, द फिगर बिलो क्यू आर एस टी, तो ये हमारा है क्यू आर एस और टी, ठीक है। तो सबसे पहले रुको, इसको जगह स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा।
वेट मिनट, ठीक है। तो और अच्छा बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वापस से आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक कोई किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि कोई कॉन्सेप्ट मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं ना, क्या पता कि आप लोग, अब आप लोग फाइनल में आ गए हो, एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें तो आती होंगी। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता, कभी कभी होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप मैसेज करो, डायरेक्ट कमेंट्स करो, लाइक करो, एक्सप्लेन बोलो, पूछो हमसे, हम वापस से वो वीडियो लेके आएंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फिगर QRST। तो एक ये है, ये है QRST, देखो QRST, तो ये है QRST, ठीक है। एंड QRTP ये वाला है QR, ये है QRTNP, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बोल दिया है। तो यूजिंग द वेक्टर सोन, जस्ट लाइक यहाँ पे ये ए वेक्टर है, यहाँ पे ये बी वेक्टर है। तो यूजिंग द वेक्टर सोन फॉर आर क्यू एंड आर एस, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ QRST इज इक्वल टू द एरिया ऑफ QRTP। हमें प्रूव करना है कि एरिया, तो सबसे पहले तो एरिया ही लिख लेते हैं। एरिया किसका? QRST। तो QRST का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये एरिया कितना होगा, आर क्यू। पैरेललोग्राम पे क्या होता है कि एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो लेंथ इंटू विथ, तो ये हो गया आर क्यू प्लस आर क्यू इंटू आर एस, सॉरी आर क्यू इंटू आर एस। एंड आर क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, ए वेक्टर, एंड आर एस की वैल्यू बी वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी हो जाए, ठीक है ना। अब चलो, अब देखते हैं दूसरे का एरिया। एरिया किसका निकालना है, QRTP का, ठीक है, QRTP का एरिया निकालना है। तो अब QRTP का एरिया निकालना है, तो ये क्या होगा, QR लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, QR इंटू PQ। तो अब देखो QR हमारा क्या दिया हुआ है, QR ये है, एंड PQ, तो PQ ये देखो, ये PQ है आपका, ठीक है ना। PQ हमारी किसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम PQ को लिख देंगे, QR इंटू PQ की जगह लिख लेंगे RT, ठीक है ना। अब देखो वापस से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि QR की तो वैल्यू पता है, हमें ए वेक्टर होती है, हम पुट कर देंगे। हमें RT की वैल्यू चेंज करनी इन टर्म्स ऑफ बी और समथिंग एल्स जो नोन हो। तो RT को हम क्या लिख दें, RT। अब देखो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होती है, वेक्टर प्रॉपर्टी। अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, जस्ट लाइक ये एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर, तो ये जब जेड वेक्टर निकालते हैं, तो ये होता है जेड वेक्टर जो होता है वो एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का सम होता है, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी हम याद नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें आर टी निकालना है, तो आर टी देखो किसका सम हो जाएगा, आर क्यू प्लस क्यू टी, ये वेक्टर का सम है ना आर टी, तो हम इसको लिख सकते हैं आर क्यू प्लस क्यू टी, ठीक है। अब देखो ये क्यू आर हो गया, ये आर क्यू हो गया, अब क्यू टी को बचा, तो ये देखो ये क्यू टी है हमारा, ठीक है ना। अभी क्यू टी किसके पैरेलल है, ये आर एस के पैरेलल है, तो हम इसको लिख देते हैं आर एस के पैरेलल है, तो भाई क्या दिक्कत है हमें, ठीक है ना। तो अब देखो क्यू टी आर एस के पैरेलल होगी, तो वैल्यूज पुट कर दो। क्यू आर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, और आर क्यू की वैल्यू ए वेक्टर, एंड आर एस की वैल्यू बी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ए क्रॉस ए प्लस में ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो होता है भाई, ये तो पता ही है। इसका वैल्यू क्या आया, ए क्रॉस बी। देखो एरिया ऑफ क्यू आर एस टी क्या आया, ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ क्यू आर टी पी क्या आया, ए क्रॉस बी, दोनों के एरिया क्या है, सेम आए। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि एरिया सेम होनी चाहिए, तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक वेक्टर की इक्वेशन, ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी इज गिवन है। तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है ए बी, क्या दी हुई है, आर वेक्टर x1 1 प्लस लैम्डा आई कैप, y1 1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप,
and the z1 1 plus 3 lambda k cap. So the coordinate of A are x1 y1 z1 and r is the position vector of a point xyz on EP. तो देखो इसने क्या दे दिया है, एक वेक्टर है जिसकी इक्वेशन दी हुई है, लाइन इक्वेशन दी हुई है, उसका कोऑर्डिनेट दिए हैं ए के एंड उसमें एक पोजीशन वेक्टर है जिसका पॉइंट है ए बी। तो पॉइंट भी दे दिया है, पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, तो हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन निकालनी है। देखो अगर कोई लाइन है जो पास कर रही है किसी पॉइंट्स के और पैरेलल है किसी वेक्टर के, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें पता है ना, लाइक line passes through one point and parallel to vector। अगर ऐसे ये होता तो इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन तो पता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है क्या होती है, पता है ना, एक्स आई कैप लाइक वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। छोड़ो मैं इसका सीधा डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म ही लिखता हूँ क्योंकि वापस से ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा। तो अगर ये कंडीशन दी होती है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म तो आप लोगों को याद भी होगा और बेसिकली आपको पता भी होगा। क्या होता था कि लाइक एक्स माइनस एक्स वन बाई ए प्लस वाई माइनस, सॉरी प्लस नहीं होता, इक्वल होता है वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लैम्डा होता था। ये हमारा क्या होता था, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता था, जो लाइन पास होती थी वो x1 y1 z1 से एक्स वाई जेड से पास होती थी, तो ये पॉइंट होता था एक्स वाई जेड, और पैरेलल किसके होती थी, ए आई बी जे और सी के। तो ये जो ए बी सी होता था वो उस पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट होते थे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जस्ट लाइक कि कोई वेक्टर बी है वो पैरेलल है किसी आर वेक्टर के और उस पर एक पॉइंट है ए। तो बेसिकली यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस आर के पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। बी वेक्टर दिया पैरेलल। तो अब देखो पहला दिया हुआ है कि जस्ट लाइक, तो इसमें जो आर वेक्टर होता था कार्टेशियन फॉर्म के लिए, तो उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड वन के, एक्स वन वाई वन जेड वन के होता था, प्लस लैम्डा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ये वाई वन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हम इसको अगर चेंज कर लें तो ये दिया हुआ है टू, लाइक एक्स वन, देखो इसको हम बेसिकली हम इस आर वेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, ठीक है ना, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स वन लैम्डा, तो लैम्डा पूरे से कॉमन कर लो तो ये होगा एक्स वन आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा टू वाई वन, तो ये हो जाएगा टू वाई वन जे कैप एंड प्लस में थ्री जेड वन के कैप, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई, ये हमारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई थी, ये दी हुई है, ठीक है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो जो ये पूरा होता था ये हमारा पॉइंट होता था, पॉइंट जो पॉइंट हमारा इस पे दिया हुआ है वेक्टर पे, और ये हमारा क्या होता है पैरेलल फॉर्म। तो नीचे जो ए बी सी होता है वो हमारे पैरेलल फॉर्म के कोफिशिएंट होते हैं। तो ये तो सेम रहेगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, अब पैरेलल के कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स वन है इक्वल टू वाई माइनस, ये तो वाई वन ही है, जेड वाई वन के कोफिशिएंट क्या है, टू वाई वन पुट कर दो सिंपली, ऐसे सिमिलरली जेड वन बाई थ्री जेड वन। तो यही हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, यही क्वेश्चन में पूछा था पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ ए इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनस टू थ्री फाइव, तो अगर ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं माइनस टू फाइव माइनस थ्री, तो हमें यूज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमें अब बी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो ओके, तो अगर बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट लाइक कि अगर कोई लाइन इस पे ए था, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं माइनस टू फाइव और माइनस थ्री, बी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट कर लेते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, ये है एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, और लाइन ए भी दी है। तो पैरेलल कोफिशिएंट क्या होते थे किसी लाइन के, तो अब इस लाइन ए बी है, ए बी लाइन है जो
इसके पैरेलल कोफिशिएंट अगर निकालें तो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के, ठीक है ना। अब x2 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x2 जो आएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1, और y2 के कोफिशिएंट y2 माइनस y1 आएगा, जो कि इसका पैरेलल के कोफिशिएंट क्या हुए थे, 2y1। तो यहाँ से y2 आया 3y1। सिमिलरली फॉर z2 माइनस z1 हो जाएगा, पैरेलल के कोफिशिएंट दिए हुए थे 3z1, तो ये z2 आया हमारा 4z1, ठीक है ना। अब ये आ गए कोफिशिएंट, तो आ गए पैरेलल के कोफिशिएंट आ गए, तो हम यहाँ से वापस से x1 h2 y2 z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x1 y1 z1 तो हमें दिया है -253, तो निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x2 आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, -2 to 4, तो -2 आ जाएगा। y2 के कोफिशिएंट आएंगे 5 दिया हुआ है, 5 3 जा 15, एंड द z2 के कोफिशिएंट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। तो -4, 15 और -12 आ गए कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यही कोफिशिएंट पूछा था, जो कि है -4, 15 और -12, यही बी के कोफिशिएंट आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन में आ गया, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। कार्टेशियन फॉर्म पता होनी चाहिए, अगर कि कोई वेक्टर किसी लाइन के पैरेलल दिया है और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन, इफ u इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन इनवर्स थीटा एंड द v इक्वल टू e टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा, देन हमें फाइंड आउट करना है du बाई dv जो है वो थीटा इज अ कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे हमें du बाई dv निकालना है। तो देखो u दिया है हमारा e टू द पावर साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं वी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा। ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा डी यू बाई डी वी आ गया। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ई टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वी बाई डी थीटा हो जाएगा। ई का डिफ्रेंशिएशन तो सेम ही रहता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा -1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मोर सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं डी यू बाई डी बी निकालना था हमें, तो इसके लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा डी यू बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी बी बाई डी थीटा, ठीक है ना। अब देखो e टू द पावर साइन इनवर्स, ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ e टू द पावर साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये पार्ट ही हमें बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से भी डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू बाई डी वी बचा, ठीक है। तो ये कितना बचा, e टू द पावर साइन इनवर्स थीटा। अब देखो e टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब e टू द पावर साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा सम हो जाएगा, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। अब साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा में पता है π/2 होता है, e टू द पावर π/2। अब देखो यही तो निकालना था हमें, डी यू बाई डी वी निकालना था, पूछा था कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो देखो ना कहाँ कर रहा है, e टू द पावर π/2, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ x पावर m एंड y टू द पावर n दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन x टू द पावर m y टू द पावर m दिया हुआ है x y टू द पावर m माइनस n, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना dy बाई डी, ठीक है। तो देखो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम दी हुई है, तो अगर चेंज करना है तो हमें सबसे पहले लॉग ले लिया करो। तो अगर यहाँ पे लॉग लोगे तो x टू द पावर m y टू द पावर m का लॉग ले लो, लॉग x y टू द पावर m माइनस n। तो देखो लॉग
m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस n, x टू द पावर m माइनस log y टू द पावर m। अब ये m माइनस n तो आगे आ जाएगा, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n। ठीक है ना बच्चों। अब log x टू द पावर m का अब चलो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन भी स्टार्ट कर देते हैं। इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे तो m तो आगे आ जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस ये वन अपॉन, एक मिनट, यहाँ पे m नहीं है, सॉरी, यहाँ पे n है, ठीक है ना, रिमेंबर करना है यहाँ पे n। तो चलो ये n आगे आ जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन अगेन होगा dy/dx। ठीक है ना। अब ये m माइनस n तो साथ में रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे log x रहेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है ना। अब यहाँ पे m माइनस n तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे भी तो होगा log y से, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, इसका dy/dx। अब सबको रीअरेंज करते हैं, इस dy/dx को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इधर है m माइनस n अपॉन वाई, ये माइनस का n अपॉन वाई उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे हमने dy/dx कॉमन ले लिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा इस पार्ट में, m/x माइनस के m, इसको इस तरफ ले जाएंगे ओपन करके ब्रैकेट, m/x माइनस n/x है, तो यह जाएगा माइनस m/x प्लस का n/x, तो m/x से m/x कैंसिल हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो अगर यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m/y, इधर बचेगा n/x, तो हमारा dy/dx क्या आया, ये आया हमारा ny अपॉन में mx। ये निकालना था हमें, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव, तो सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, घबराना नहीं वर्ड देख के। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म 3x माइनस 1f(x) इज गिवन बाई, इक्वेशन दी हुई है वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू f ऑफ 6, फंक्शन ऑफ 6। तो सबसे पहले फंक्शन ही निकाल लेते हैं ना। तो देखो 3x माइनस 1f(x) का दिया हुआ है कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इट मीन्स कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है इक्वल के 3x टू द पावर 4 माइनस 13/3 x क्यूब प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन देखो तुम करोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन चाहिए। तो अब इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 1f(x). तो हमारा फंक्शन तो ऐसा ही था, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी है, इसी की, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करना, सॉरी। सो 4 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x³ माइनस सिमिलरली 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 13x² बचेगा। 2 आगे आएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो ये तो 3x माइनस 1f(x) ऐसे ही रहा। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से x कॉमन कर लो, x कॉमन किया, बचा 12x² माइनस 13x प्लस 3, इसका एलसीएम ले लो, सॉरी फैक्टर कर लो, 9x माइनस 4x प्लस 3, यहाँ से x इसका फैक्ट, इसको कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 4, ये हो जाएगा 4x माइनस 3, एक फैक्टर 3x माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या चल रहा था, 3x माइनस 1 और fx साथ में चल रहा था, 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें f ऑफ x कितना मिलेगा, 4x² माइनस का 3x। हमें वैल्यू की निकालनी थी f ऑफ 6 की, तो x की जगह पे 6 पुट कर दो, 6² माइनस 3 इंटू 6, तो ये हमारा आएगा टोटल f ऑफ 6। इसको सॉल्व करते हैं तो यह
6 6 36, 14, 144 एंड 6 3 18, 144 में से 18 क्या आएगा 126। तो ये हमारी वैल्यू थी, यही हमें निकालनी थी, ठीक है ना। तो चलो ये हमारा आंसर आ गया, एफ ऑफ 6 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कि इवेल्युएट करना है फॉलोइंग। तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है π/4 से π/2, क्या दिया हुआ है cosec टू द पावर 6x इंटू में cot स्क्वायर x dx दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके चलो, तो अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये π/4 से π/2 दिया हुआ है, cosec टू द पावर 6x को अगर ब्रेक कर लें, लाइक cosec स्क्वायर x कर लेते हैं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में कर लेते हैं cosec स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे अगर 2 टू द 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। cot स्क्वायर x को सेम रखते हैं। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, cosec स्क्वायर x होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। पुट कर दो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, π/4 से π/2 रहेगा, cosec स्क्वायर x तो सेम ही रहेगा, cosec स्क्वायर x की जगह करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे cot स्क्वायर x दिया जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं cot स्क्वायर x को t लेट कर लेते हैं, cot x को लेट करते हैं, cot स्क्वायर x को नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, ठीक है। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब यहाँ से चलो वैल्यूज पुट करते हैं, π/4 टू π/2 दिया था, cosec स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x dx तो हमारा आ जाएगा माइनस का dt, और 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो cot x की वैल्यू तो t थी, तो ये हो जाएगा, cot x को t लेट किया था तो सबसे पहले तो t स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, लास्ट बाहर माइनस का टी भी हो जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा सा 1 a² + a+b का होल स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा t² t⁴ प्लस 2t⁴। इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर तो मिलेगा t³ 3 t⁻7/7 प्लस 2t⁵/5 और लिमिट हमारी है π/4 से π/2। अगर हमने लेट करते समय लिमिट नहीं चेंज की है तो हमें वापस से t की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो चलो t के वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई लोग। तो ये हो जाएगा cot³ x/x cot⁻7x/7 प्लस 2 cot⁵5x/5, ये हो जाएगा π/4 टू π/2, ठीक है। इसको ओवरऑल पुट कर लेना वैल्यू, x की वैल्यूज अगर पुट करोगे π/2 फिर तो टोटल ओवरऑल आएगा 92/105, ठीक है। ये खुद ही कैलकुलेशन पार्ट कर लेना क्योंकि अगर कैलकुलेशन ही कराने लग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा सा ये करने दो, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 तक तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x और y 0 है। अगर x और y दोनों 0 हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy/√dx। तो देखो आप क्या करते हैं, इसको dy/√, ओके, तो अगर dy√1 - x² को इधर ही रखते हैं, इस वाले पार्ट को अगर इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा -y प्लस e⁻ sin इनवर्स x, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम dy/√1
और इसके मल्टीप्लाई में भी था कुछ, क्या था, dx। तो dx को नीचे ले आओ, इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, e टू द पावर माइनस साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहा, माइनस, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस होगा, माइनस वाई अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आते तो ये आ जाएगा प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, आप लोगों को याद आ रहा है ये कुछ फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म बच्चों इसकी फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स इस प्लस में पी एक्स इंटू में वाई इजकल टू क्यू एक्स। लग रही है वही फॉर्म। तो ये फॉर्म के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, सो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, इसका सॉल्यूशन होता था y इंटू ई टू द पावर पी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू में ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स, ये सॉल्यूशन होता था। तो चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, इतना भी क्या डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालता है, आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ कैसे निकालते थे, ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो इसके लिए ई टू द पावर पी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स यहाँ पे क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स आया, ठीक है ना। अब चलो सॉल्यूशन में पुट करते हैं सारी वैल्यूज, y इंटू ई टू द पावर पी एक्स की वैल्यू, ई टू द पावर पी एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यू एक्स की वैल्यू देखो, क्यू एक्स की वैल्यू टोटल ओवरऑल ई टू द पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगी ई टू द पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई टू द पावर पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको अगर नीचे ले जाओगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस सी। क्या बोल रहा था, एक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो रख दो, तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। सी की वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर दो, तो याद है वाई इंटू में ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों हमें यही निकालना था कि हमें यही सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया, कोई दिक्कत आ रही है समझ लो, एक बार देख लो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो चलो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एक्स एक्स की माइनस डी, ओके ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओवरऑल किस में दिया हुआ था, ऐसे इस पार्ट को राइट साइड ले जाओ, ले गए एक्स क्यूब डी वाई हो गया, इस डी एक्स को मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले आए, ठीक है। तो अब देखो ये तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहा। अब इस एक्स क्यूब को इस पूरे में डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या बचेगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स है ये। अब ये देखो वाई बाई एक्स को इस तरफ ले आओ, माइनस छोड़ो रहने दो मत लाओ, यही रखते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ से तुम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, जस्ट लाइक मैं इधर अलग समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा, बचेगा एक्स। तो उस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वाई बाई एक्स, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, अंदर तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बचा। अब देखो तुम लोगों को नहीं लगा, अब देखो क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, क्योंकि ये देखो y इक्वल टू वी एक्स वाली फॉर्म नहीं दिख रही तुमको, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये y इक्वल टू वी एक्स वाली फॉर्म है कि नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गई। वाई वाई एक्स को v लेट किया, वाई वाई एक्स को v लेट किया, अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, x डी वी बाई डी एक्स आ गया, v अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। dv आ गया, dv अपॉन में v इंटू वी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हमारा बचता है dx, ठीक है ना, dx बाई x। तो 1 अपॉन x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो किसका, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है सेक इनवर्स v का। 1 अपॉन एक्स किसका होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का, प्लस सी। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू पुट कर दो जो लेट की थी, क्या लेट की थी वाई बाई एक्स, सेक इनवर्स वाई बाई एक्स लॉग एक्स प्लस सी। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना बच्चों। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30, बोल रहा है फ्रेम द फॉलोइंग, फ्रेम द बिलो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसको फ्रेम करनी है किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तुम्हें सबसे पहले कंसीडर पता होना चाहिए, कोई भी लंबा लेंदी क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, फॉर फ्रेमिंग द प्लॉट्स, ओके। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेम द बिलो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स फीजिबल रीजन ग्राफिकली, ओके। तो हमें ग्राफिकली उसका फीजिबल रीजन बताना है, कॉमन रीजन बेसिकली। तो क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या दी हुई है, भवानी सिंह अ फार्मर डिसाइड टू रेज hens and the cows to make extra money apart from his agricultural income। तो ठीक है, एक भवानी सिंह फार्मर है, वो एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहता है किसके द्वारा, मुर्गी और गाय के द्वारा, ठीक है, हेंस एंड काउस के द्वारा, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू रेज नो मोर देन 16 एनिमल्स इंक्लूडिंग नो मोर देन 10 एनिमल्स, ठीक है। तो जो हेंस और मुर्गी है, लाइक अगर हम देखो हेंस को लेट कर लें एक्स और मुर्गियों को हेंस को लेट कर लेते हैं एक्स और काउज को लेट कर लेते हैं वाई। तो बोल रहा है कि नो मोर देन 16 एनिमल इंक्लूडिंग नो मोर देन 10 हेंस, ठीक है। तो जो मुर्गियां हैं, सॉरी हेंस हैं, वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ही वॉन्ट्स टू रेज नो मोर देन 16 एनिमल, और टोटल एनिमल 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल एनिमल कितने हैं, हेंस एंड काउज तो हैं, तो हेंस एंड काउज का सम जो होना चाहिए 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब बोल रहा है ऑन एन एवरेज इट विल कॉस्ट हिम रेस 25 एंड 75 पर डे टू रेज 1 हेंस। सो देखो 25 हेंस के लिए एंड 75 काउस के लिए पर डे, जो कि नहीं होना चाहिए किससे ज़्यादा, एंड द टोटल इसका बजट कितना है, एंड ही हैज़ अ बजट ऑफ 900, तो ये बजट से कम ही होगा ना, ठीक है ना। ही विल मेक एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 12, तो जो प्रॉफिट है वो 12 फ्रॉम ईच हेंस एंड 40 फ्रॉम ईच काउस। तो प्रॉफिट की इक्वेशन बनेगी लाइक 12 हेंस एंड 40 वाई, ठीक है, फ्रॉम ईच। सो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ एनिमल रेज अ मैक्सिमम, सो प्रॉफिट के लिए हम लेट कर लेते हैं इसको जेड। तो हमें इसी का मैक्सिमम एरिया निकालना है कि क्या होगा ग्राफिकली। देखो अब इसके इतनी सारी इक्वेशन है, अब देखो हेंस एंड मुर्गियां हैं तो जीरो से निगेटिव तो जाएंगे नहीं, तो ये दोनों ही जीरो से बड़ी होंगी। तो ये ओवरऑल हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस मिल गई, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, हमें कॉमन एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो ग्राफ में प्लॉट करना तो आप लोगों को पता ही है कि अब देखो सिंपली मैं थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। x इज लेस देन 10 है तो यहाँ कहीं 10 होगा, ठीक है ना। अब बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू 0 16 तक जाएगी, y की वैल्यू 0 ये भी 16 तक जाएगी, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। x प्लस वाई, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 16 का आएगा। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, आप लोग करके देखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करके अब सिखाऊंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो फिर प्रॉपर वीडियो एक आ सकती है लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा गैप अच्छा हमारा एक 25x प्लस 75 इंटरनल 19, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, आप लोग प्लॉट करके देखना कि अप्रॉक्सीमेट 12 पे कट करेगा, ये 16 पे कट कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो कॉमन एरिया में मिलेगा जेड के लिए वो ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही कुछ होगा, आप लोग एक बार प्लॉट करके देखना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मेनली थी ये इक्वेशन फॉर्म करना जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख के इक्वेशन पता चल गई फिर तो ग्राफ प्लॉट आराम से हो जाता है स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निखिल हैज़ अ बैग ऑफ मार्बल दैट कंटेन एग्जैक्टली 8 ग्रीन मार्बल्स एंड 6 रेड मार्बल। देखो एग्जैक्टली कितनी है, 8 ग्रीन है, 6 रेड मार्बल है, और टोटल अगर हम देख लें तो कितना होगा, 8 प्लस 6 इक्वल टू 40, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। सो ही टेक्स आउट 3 मार्बल सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द मार्बल। तो वो एक मार्बल 3 मार्बल निकालता है 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसिंग एनी वन, मतलब एक निकाल दिया फिर वो उसको बाहर रख देगा, फिर दूसरी निकालेगा, फिर उसको बाहर रख देगा, फिर तीसरी, तो ऐसे वो 3 मार्बल निकालता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 मार्बल टेकन आउट आर ग्रीन इन कलर। तो इसको निकालना है कि जो तीनों मार्बल निकाली है उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, जब वो एक ग्रीन मार्बल निकालता है तो कितनी ग्रीन है, 8 एंड टोटल है 14, ठीक है ना। अब उसने देखो क्या किया, अब अगर दूसरी बार जब वो जाएगा प्रोबेबिलिटी अब दूसरी बार में, तो क्या होगा, उसने एक मार्बल निकाल ली है उसको बाहर रख दिया, अब उसमें कितनी मार्बल बची, 7 ही तो ग्रीन मार्बल बची, तो कि टोटल ग्रीन मार्बल प्रोबेबिलिटी 7, एंड टोटल कितनी बची, टोटल भी तो देखो, ग्रीन तो 7 है, तो 7 प्लस 6 13। अब तीसरी निकालनी है उसको, सिमिलरली एक और कम हो जाएगी 6/12, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन होने की, तो क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2/13, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट था। अब इसी का और पार्ट दिया हुआ है, इन अ रिक्रिएशनल इवेंट एट स्कूल देयर वर 8 स्टूडेंट, वहाँ पे कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 8 स्टूडेंट्स हैं एंड 6 पेरेंट्स हैं, 6 पेरेंट्स हैं एंड 4 टीचर्स हैं, ठीक है। टू प्ले अ गेम 2 मेंबर वर सेलेक्टेड रैंडमली वन आफ्टर द अदर। तो ओके, तो इन लोगों को 2 मेंबर सेलेक्ट करने हैं रैंडमली, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स के मेंबर होने की, ठीक है ना। उस गेम में जो 2 मेंबर चूज किए गए हैं उसके स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे हो सकती है, 3 पर्सन हैं, स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर। तो पहली प्रोबेबिलिटी मान लो ये है कि उसने पर्सन चूज किया जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक भी स्टूडेंट नहीं है इतना मीन्स कि उसमें से पेरेंट्स होंगे या टीचर होंगे, ठीक है ना, दोनों। तो प्रोबेबिलिटीज, जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होंगी, ठीक है ना, तो पहली बार में तो स्टूडेंट्स मान लो 0 हो गए। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि उसने चूज किया जिसमें से एक स्टूडेंट हो गया, बाकी का दूसरा क्या पता टीचर्स भी हो, क्या पता पेरेंट्स भी हो, दूसरे में एक स्टूडेंट हुआ। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उसने चूज किया और दोनों ही स्टूडेंट आ गए, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी में दोनों स्टूडेंट्स हो गए, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई। तो अब ये 3 पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो जब जब हमारा स्टूडेंट्स 0 है, जब व्हेन स्टूडेंट्स 0 है, मतलब 0 है मतलब कि उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है। तो उस टाइम पे टोटल प्लेयर कितने हुए सेलेक्ट करने के लिए, 6 पेरेंट्स हैं एंड 4 टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो अब अगर 6 पेरेंट्स है 4 टीचर है तो टोटल 10 है, ठीक है ना।
तो टोटल 10 प्लेयर हो गए। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 10 प्लेयर हैं और टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 6 10 एंड 18 आ गए, ठीक है ना। अब दूसरा है कि कोई स्टूडेंट नहीं होगा, देखो एक एक निकाला। अब दूसरे में भी यही है कि स्टूडेंट 0 है, तो दूसरे वाले के लिए क्या हुआ, एक तो चूज कर लिया तो बचे 9 और 17, ठीक है। तो दोनों दो प्लेयर चूज हो गए और दोनों प्लेयर क्या है, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, ये चूज हो गया। तो टोटल ओवर आएगा 90/306। अब क्या होगा दूसरी प्रोबेबिलिटी, जब एक स्टूडेंट हुआ, जो चूज किया उसमें से एक स्टूडेंट्स हुआ, तो अब एक स्टूडेंट्स हुआ तो मतलब कि अगर एक स्टूडेंट्स है तो दूसरा क्या है, नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है दूसरी प्रोबेबिलिटी कि अगर जो पहला चूज किया वो स्टूडेंट नहीं निकला और दूसरा पर्सन चूज किया वो स्टूडेंट निकला है। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी, क्या आएगी, स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी कि अगर स्टूडेंट है तो 8 स्टूडेंट्स है डिवाइडेड बाई टोटल प्लेयर 18 है, एक प्लेयर चूज हो गया। अब नॉन स्टूडेंट नहीं है तो टोटल प्लेयर कितने बचे, 10, तो 10 और टोटल प्लेयर एक चूज हो गया तो बचे 17, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट अगर नहीं है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो टोटल प्लेयर 10 और टोटल प्लेयर 18। अब स्टूडेंट्स अगर है तो 8 ही है और टोटल प्लेयर 17 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 306। अब तीसरा केस बचा हमारा, जब इस दोनों ही स्टूडेंट चूज कर लिए, दोनों स्टूडेंट चूज कर लिए तो टोटल स्टूडेंट्स 80 है, तो 8/18। अब दूसरा फिर से वापस चूज करें तो वापस स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट तो चूज करते थे, दूसरा चूज करेंगे तो 7 ही बचे हैं, टोटल प्लेयर भी 17 ही बचे हैं, तो ये बता 56/306। ये तो 3 प्रोबेबिलिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन होने की स्टूडेंट्स की, जब जिसमें स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये टोटल और प्रोबेबिलिटीज थी। ये क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझने का था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, सरवन इज अ, क्वेश्चन नंबर 32। Shravan is a nutritionalist. He wants to create a mixture of orange juice, beet juice, and the kiwi juice that can provide 1860 milligram of vitamin C. तो टोटल 1860 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी बनाता है, ठीक है, जिसमें से 22 मिलीग्राम ऑफ आयरन है एंड 760 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। द क्वांटिटी ऑफ ईच न्यूट्रिशन पर लीटर ऑफ जूस इज शोन बिलो। ओके, सो हर जूस की विटामिन सी की, आयरन की, कैल्शियम की डाटा दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ ईच जूस सेवन शुड ऐड इनटू द मिक्सचर। ओके ओके, सो कितना लीटर जूस ऐड करे कि उसकी टोटल 1860 मिला। ओके ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लेट कर लेते हैं कि ऑरेंज जूस को मान लेते हैं x, इसको y, इसको z, ठीक है, कि इतने इतने लीटर जूस ऐड किया जाए। तो टोटल विटामिन सी अगर देखें, टोटल विटामिन सी कितना है, 1860 मिलीग्राम, 1860 मिलीग्राम है, जिसमें से 500 है मिलीग्राम कितना, ऑरेंज जूस, तो 500 हम कितने मिलीग्राम हमने लेट किया, x हो गया। सिमिलरली बीट जूस के लिए 20 मिलीग्राम विटामिन सी है और लेट किया था y मिलीग्राम। सिमिलरली कीवी के लिए 800 है और टोटल कितना है 1860 मिलीग्राम विटामिन सी। ये तो हो गई हमारी विटामिन सी के लिए। अब आते हैं आयरन के लिए। तो आयरन कितना है यहाँ पे 2, तो 2x, बीट रूट है 5, तो 5y, 3z इक्वल टू 22, टोटल दिया हुआ है 20 मिलीग्राम। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा क्या बचा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए कितना है यहाँ पे 100, तो 100x, यहाँ पे 120 बीट जूस के लिए 120y एंड द कीवी के लिए 200, जेड 760 टोटल है, ठीक है ना। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले सिंपल था ना, मैट्रिक्स बनाना पता है ना आप लोगों को। तो कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे 500, 2800, 2800 और यहाँ पे लिखते हैं 253, 253, यहाँ पे 100, 120, 200, 100, 120, 200 और यहाँ पे क्या है XYZ, ठीक है ना।
और यहाँ पे आएगा 1860, 22 एंड द 760। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। ये फॉर्म कैसी है, ये ए है, ये एक्स है एंड ये बी है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालते थे कैसे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है ना, जहाँ पे ए इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। ठीक है, तो अब देखो ये अगर मैं सारी कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो ये कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। देखो मॉड ए तो आप निकाल ही सकते हो, जो कि आएगा या 1,10,000। ठीक है, ठीक है, ये मॉड ए आया। और एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट ए भी मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा 640, 92,000 एंड माइनस का 3940। ये आया -100, 260, 20,000 -58,000 100 एंड 2,460। ठीक है ना, ये आया। यहाँ से अब आपको सीधा वैल्यूज रखनी है ए। अब यहाँ से अब देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। ठीक है ना, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। मॉड ए हमारा 1,10,000 है। इसमें से क्या होगा, मॉड ए एडजॉइंट ए में से 20 कॉमन, 20 कॉमन अगर कर लेंगे तो बचेगा 32, 46,000। क्योंकि 20 कॉमन करेंगे तो सबसे ही सारी रो सारे कॉलम से 20 कॉमन होगा। सॉरी, यहाँ पे आते वापस। ठीक है, 197, यहाँ बचेगा -5, -13, 1,000, 5, 2,900, 123। ठीक है, ए इनवर्स 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 5,500। ये सिमिलरली लिख लेना, फिर वापस से लिखना एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ से ये वैल्यूज पुट करना तो ये हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू 231। ठीक है, ये थी एक्स वाई जेड। तो कितना, 2 लीटर तो क्या क्या लेट किया था हमने, 2 लीटर ऑरेंज जूस, 3 लीटर ब्रीड जूस एंड द कीवी जूस 1 लीटर। ठीक है, यही वैल्यूज हमें निकालनी थी। एक्स वाई जेड की 231 आ गई। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना। तो कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग। तो उसके लिए पहले थोड़ी जगह बनाते हो बच्चों। चैनल तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए फ्री सोल्यूशन सब बना रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी ज़रूरत हो। ठीक है ना, हर किसी को नहीं मिल पाते सोल्यूशन। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोन बिलो इज एन इलिप्स हुज इक्वेशन दी हुई है, जिसकी इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या हो गई 9, बी की वैल्यू 6। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर की 81 है तो ए की वैल्यू 9, बी स्क्वायर की 36 है तो बी की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई में निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो शेडेड रीजन ये है, इसके पॉइंट क्या है अगर लिखें तो 6,0, सॉरी 6 नहीं 9,0, इसके होंगे 0,6, इसके होंगे -9,0, इसके होंगे 0,-6। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो देखो अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका एरिया निकाल ले, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो इसका इन दोनों का एरिया आ जाएगा। और फिर ये बीच में ये दो हमारे ट्राइंगल हैं तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो शेडेड एरिया का अगर ट्राइंगल निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके 9 तक जा रही है, 9 तक जा रही है तो 0 to 9 जाएगा। अब इसको सबसे पहले y के टर्म्स में रिप्लेस कर लेते हैं तो ये है वाई स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 81 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 81। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 सीधा 36 एंड ये 81 को बाहर लेके आएंगे 9 हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आया। तो ये लिमिट आएगी तो ये 6/9 अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो एरिया के ट्राइंगल हो गए एंड दो का लिमिट्स इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है ना,
तो इस इंटीग्रेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6/9, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो x/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 81/9, यह आएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना। लिमिट है 0 से 9 तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 9 है, हाइट 6 है। ठीक है, एज सिंपल एज। लिमिट पुट कर देते हैं 6/9, 9/2, एक्स की वैल्यू 9 पुट करोगे तो 81 प्लस 81/9 साइन इनवर्स 9/9, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट पुट करते हैं 0/2, 81 माइनस 0 प्लस 81/2 साइन इनवर्स 0। ठीक है ना। और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 54 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल ये आएगा 27 पाई प्लस 54। तो यहाँ से अगर 27 कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 आ जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर। तो यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है ना बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यही होगा। ठीक है ना। चलो, तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रियलिस्टिक सिटी मॉडल अ मेट्रो ट्रैक एंड अ रोड अबव इट आर अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा मेट्रो ट्रैक है, ठीक है, और ये इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस वेक्टर। ठीक है, लाइन वेक्टर दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली 2 दिए हुए हैं। तो हमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मेट्रो ट्रैक एंड द रोड। तो ये रोड है, देखो, तो अगर ये रोड है, ये मेट्रो ट्रैक है, तो इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे होगी। जैसे ये कि सीधा जा रहा है, ये पैरेलल, ये इसका मतलब परपेंडिकुलर में है, तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगी ना। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, जिसमें से हमारा दिया हुआ है एक वेक्टर, लाइन वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, एंड R2 दिया हुआ है 2i कैप, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, देखो, तो हमें ये पता था ना, जब लाइन वेक्टर दिया होता है तो जिसमें से ये होता है, ये पार्ट, ये हमारा पॉइंट होता है, और ये वाला जो होता है ये पैरेलल पैरेलल वेक्टर होता है। तो अगर इसको a1, ये b1 है, सिमिलरली ये हमारा a2 आएगा और ये हमारा v2 आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है ना क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू वेक्टर्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, d इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 मॉड। यही तो होता था ना बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए क्या करते हैं, आई जे के पुट किया एंड इसके कोफिशिएंट पुट करते हैं। b1 क्रॉस b2 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, इसका -1 1 2 -1 1 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 7i प्लस j प्लस 3k कैप। ये हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इसका मॉड निकालने अगर b1 क्रॉस b2 का, तो आएगा अंडर रूट के अंदर 49 प्लस 1 3 3 9, अंडर रूट के अंदर 59 आ गया। b1 क्रॉस b2 आ गया। अब निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 भी निकाल ही लेते हैं। तो a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 ये आएगा 1 आई कैप। तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप होगा, 0 जे कैप प्लस के हो जाएगा 3 -2 आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1k कैप। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। b1 क्रॉस b2, ओके ओके, तो ये b1 क्रॉस b2 रहता है सिर्फ, ठीक है, मॉड नहीं होता है। तो b1 क्रॉस b2 कितना आया, 7i प्लस j
प्लस जे प्लस 3k, ठीक है ना। A2 माइनस A1 कितना आया, I प्लस 0j प्लस के, और ये हमारा डिवाइड में आया था V1 क्रॉस V2 आया था √59। तो ये हमारा आएगा 7 3 10, 7 1 7, 0 1 0, 3 7 3 10, 10 बाई √59 यूनिट्स। यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी इसके लिए, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक और मेट्रो ट्रैक और रोड के बीच में, ठीक है ना। ये हमारी आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अनुजा है, अनुज एंड तारा आर फ्लाइंग काइट्स। तो अनुज और तारा जो है काइट्स फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम देयर रूफ टॉप। तो अनुजास जो काइट है, स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन। तो अनुजा की काइट की जो स्ट्रिंग है वो डिपेंड कर रही है स्ट्रेट लाइन को, और जो कि ड्रिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। सो ताराज पोजीशन इज एट इतनी एंड हर काइट स्ट्रिंग इज परपेंडिकुलर टू अनुज। सो फाइंड आउट हाउ फार तारा इज फ्रॉम वेयर द काइट इज। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देखो तो लाइन इक्वेशन दी हुई है x माइनस 4/y माइनस 2/3 z माइनस 1/2, ठीक है। तो देखो इसमें पॉइंट वेक्टर क्या होते थे, ये जो पॉइंट वेक्टर के कोफिशिएंट होते थे। तो पॉइंट क्या है हमारे 4 2 1, ठीक है। तो और पैरेलल वेक्टर क्या होते थे, पैरेलल वेक्टर क्या इससे निकाल सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट, क्योंकि ये जो डिवाइड में होते थे ये पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट लिख लेते हैं आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। तो हमें पैरेलल वेक्टर मिल गए, पॉइंट्स भी मिल गए, ठीक है ना। अब देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है तारा के यहाँ से, ठीक है ना। तारा से ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर 2i, देखो लिख ही देता हूँ मैं। तो पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2i माइनस 2j प्लस k कैप, ठीक है ना। तो अब देखो तो हमें क्या निकालना है, तारा का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर एक दिया हुआ है। तो अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए, ये लाइन है, ये पॉइंट मिल जाए, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट अगर लेट कर लें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, 4i प्लस 2j पॉइंट वेक्टर के, तो पॉइंट वेक्टर ले लेते हैं 4i 2j प्लस के, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है i प्लस 3j प्लस 2k, यही तो लिख सकते हैं अपन। कि अगर देखो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट वेक्टर है ये, और इसके पैरेलल है वेक्टर ये, तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं ना, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, तो एस स्क्वायर को कितना आएगा 4 प्लस लैम्डा, वाई की वैल्यू निकालते हैं 2 प्लस 3 लैम्डा, जेड की वैल्यू 1 प्लस 2 लैम्डा। अब इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर निकालेंगे तो कितने आएंगे, 4 प्लस लैम्डा माइनस 2, 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारे आ गए इसकी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। ये डायरेक्शन रेशियो इससे निकालने हैं तारा पोजीशन से, इसकी पोजीशन तारा की पोजीशन से इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या है, लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा। अब देखो इसका, अब ये हमारा ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब इस डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे पैरेलल वेक्टर के साथ, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर हमारा क्या था, ये वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर था, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर तो पैरेलल है ना एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा लैम्डा आ गया -1। अब अगर लैम्डा -1 आ गया तो डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, कितना आ जाएगा, सॉरी
लैम्डा -1 आ गया, तो इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 7, जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। है ना सिंपल। अब देखो, अब ये ऑलमोस्ट तो सिंपल ही हो गया ना, क्योंकि देखो हमने ये पॉइंट था, इसके डायरेक्शन कोफिशिएंट थे तारा के -2 -2 1, इसके अभी हमने निकाल लिए 3 7 2। अब इसके बीच की तो डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता क्या बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 - 1 स्क्वायर, सब अंडर रूट में आएगा, सॉल्व करके मिलेगा √83। तो यही इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? चलो, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं थी। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन एंड शो योर स्टेप। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 7 को तोड़ लेते हैं, x³ x की पावर 4, इसको लिख सकते हैं sin 2x टू द पावर 4, सॉरी 2x, x की तो पावर 4 है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो एक चीज़ कर सकते हैं कि 2x टू द पावर 4 को टी लेट कर लो, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करते हैं 8x³ dx इक्वल टू dt, तो x³ dx हो गया हमारा dt/8। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1/8 बाहर आ जाएगा, ये हमारा बचेगा t/2 sin t dt, ठीक है ना। तो ये 1/16 हुआ, t इन 1/16 इंटीग्रेशन बचेगा किसका, t sin t का, dt का। तो चलो अब इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, 1/6 माइनस टी फर्स्ट इंटू सेकेंड, इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन में सेकेंड इंटू फर्स्ट का अपलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/16। अब 1/16 आया, यहाँ से अब क्या करते हैं, t को जो लेट किया था 2x टू द पावर 4 उसको पुट कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 - 1/8 2x टू द पावर 4 cos 2x टू द पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि साइन टी का cos टी का कराओगे वापस से साइन टी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी पुट कर देते हैं 1/16 sin 2x टू द पावर 4 प्लस सी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। या कोई रॉकेट साइंस हिंदी से ब्लेड करो, अब पुट कर दो, ठीक है ना। तो अब इसके और पार्ट में आते हैं, इवेल्युएट द इंटीग्रल एंड शो योर स्टेप्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्यू x³ dx, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 2 - x 4 + 2x² + 2x, ठीक है ना। ये अब ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। इसको पहले इरेज कर लेते वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक है, तो चलो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, देखो ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो 1/12 आएगा, 1/2 - x dx आएगा, और यहाँ पे आएगा 1/2 1/12 इंटीग्रेशन के अंदर x + 4/x² + 2x + 4 dx, ठीक है। क्योंकि इसको वापस सॉल्व करोगे वापस ये मिलेगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हुआ है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये पूरा वो डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर अभी ये एक्सप्लेन करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लेते हैं, 1/2 log 2 - x। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो तो इसका आया। अब देखो इसको सॉल्व करना है कि अपर लिमिट जो है इसकी वैल्यू वो कम दी है लोअर लिमिट से, तो अपन
सिंपली इसको सॉल्व करोगे अगर, देखो क्या करोगे कि अगर ऊपर लिखते हैं 2x+2 + 4, देन ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, तो 1/12 इसको 2x कर देते हैं, 2 + 2 कर देते हैं, x² + 2x + 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका तो इंटीग्रेशन हमने कर ही लिया है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा अब इसको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। 1/12 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 4 हो गया। 1/12 आ गया, यहाँ पे बचा 2/x² + 2x + 4। ठीक है ना। तो अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल कैसे बनेगा, -1/2 12 लॉग के अंदर 2 - x प्लस इसका करेंगे तो 1/24 आएगा लॉग x² + 2x + 4। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो आपको सीधा मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, कि a² + 2x + 1 है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा a × d/dx मल्टीप्लाइड में x² + 2x + 4 + b। वहाँ से a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो a और b की वैल्यू इसमें पुट करके फिर इसको फ्रैक्शन करेंगे। जब करेंगे तो इसका आंसर फिर मिलेगा 4√3 tan−1 x + 1/√3। ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर ये सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आए तो आप बताना, मैं इसको वापस से डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से मेथड इसमें यूज़ किए। पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, परफेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड हुआ। ठीक है ना। तो दोनों मेथड यूज़ हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों मेथड एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तभी आपको, अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी, तब वो दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन ही करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। चलो अब अगले सेक्शन में आते हैं। सेक्शन ई हमारा शायद लास्ट सेक्शन है ये। तो इसमें दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू चेन्नई एंड विशाखापट्टनम रूट। ठीक है। कहा द शिप सेल्स फ्रॉम चेन्नई विशाखापट्टनम टू पोर्ट ब्लेयर एंड वाइस वर्सा। ओके। The Swaraj Deep and the Shahdeep Deep are two popular tourist islands in the Iceland in Andaman Island. One has to take a ferry from Port Blair to reach these islands. There are ferries that sail frequently between the three islands: Port Blair, Swaraj Deep, and the Shahdeep Deep. Okay. तो सबसे पहले हम इसमें फिगर में तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं देखो, ये हमारा पोर्ट ब्लेयर है, ये चेन्नई है, तो चेन्नई से जाती है पोर्ट ब्लेयर, इसका रिटर्न रूट भी है। ठीक है। विशाखापट्टनम जाती है, विशाखापट्टनम से भी है इसका रिटर्न रूट। अब पोर्ट ब्लेयर से जाती है शहदीप, पोर्ट ब्लेयर से जाती है स्वराजदीप भी, सहदीप से स्वराजदीप भी जाती है। तो ये इसका ओवरऑल फिगर है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द x इज द सेट ऑफ 5 प्लेस एंड y इज द सेट ऑफ 3 प्लेस। ओके। तो देखो x एंड y के प्लेसेस दिए हुए हैं। x दिया हुआ है चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, स्वराजदीप एंड द सहदीप। ठीक है। y दिया हुआ है हमारा पोर्ट ब्लेयर, स्वराजदीप एंड द सहदीप। A relation R defined on the set X is given by R x1 x2. There are direct ship or direct ferry from x1 to x2. Okay, so direct ship है x1 to x2 to a function y जो दिया हुआ है y to x is defined function of Port Blair is equal to b and the first one okay. तो हमें पहला क्वेश्चन क्या निकालना वो देखते हैं सीधा, तो थ्योरी है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ R। तो ओके, तो हमें सारे एलिमेंट निकालने हैं आर के। ठीक है। तो देखो फंक्शन, किसी फंक्शन के लिए x टू y टू x जाना है तो या तो डायरेक्ट शिप चल रही हो या फिर डायरेक्ट फेरी हो रही हो, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन यही है कि रिलेशन तभी होगा ना, या तो डायरेक्ट शिप चल रही हो या डायरेक्ट फेरी हो रही हो। तो डायरेक्ट शिप और डायरेक्ट फेरी के लिए क्या कंडीशन हो जाएंगी, देखो टोटल है y टू x जाना है अगर
x2x जाना है, सॉरी x2x जाना है, यहाँ पे x2x ही बोला ना। लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ r, और r हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x2x, r हमारा दिया हुआ है x1 to x2 बेसिकली। तो x2x जाना है, तो देखो x2x जाने के लिए क्या है, x में हमारे क्या दिए हुए हैं कि सी वी पी बी एस डब्ल्यू डी एस एच डी दिया हुआ है, और यहाँ भी वही दिया सी वी पी बी एस डब्ल्यू डी एस एच डी। देखो तो या तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, या तो डायरेक्ट शिप हो या डायरेक्ट फेरी हो। देखो चेन्नई से चेन्नई जाने के लिए कोई है, देखो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। देखो चेन्नई से चेन्नई जाने के लिए कुछ नहीं है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाने का है तो लिख दो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, रिलेशन ही तो निकालना है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो विशाखापट्टनम है, अब विशाखापट्टनम से पीबी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, और पीबी से विशाखापट्टनम भी आ सकते हैं। अब पीबी से चेन्नई जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखो पीबी से स्वराज द्वीप जा सकते हैं, और पीबी से स्वराज द्वीप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्वराज द्वीप से सहदीप जा सकते हैं, और स्वराज द्वीप से अपन पीबी भी जा सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हैं, और एक और कंडीशंस है कि सहदीप से स्वराज द्वीप भी जा सकते हैं, और सहदीप से पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हैं। तो देखो ये रिलेशन कैसे निकालने हैं मैंने, बेसिकली आपको देखो x2x जाना है, तो ये x के बना लो, ये भी दूसरे x के बना लो। अब आप वो जो मैंने ऊपर फिगर बनाया उससे चेक करो, चेन्नई से चेन्नई जा सकते हैं, आ सकते हैं, डायरेक्ट है रिलेशन की नहीं है, वो है तो लिख दो। चेन्नई से विशाखापट्टनम जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो उसका रिलेशन लिख दो। ऐसे ही चेन्नई से पीबी, चेन्नई से सोरादीप, चेन्नई से सहदीप अगर है तो लिख दो। ऐसे सबके चेक करके लिख देना, जो रिलेशन आएगा डायरेक्ट वही होगा, सेट रिलेशन होगा, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन इज द रिलेशन आर सिमेट्रिक, गिव अ वैलिड रीजन। ओके, तो हमें बताना जो हमने रिलेशन आर निकालना है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो रिलेशन अगर सिमेट्रिक होता है, अगर सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ ए टू बी है देन बी टू ए शुड बी। अगर ए टू बी है तो बी से ए भी होना ही चाहिए। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से दोनों रूट पॉसिबल हो रहे हैं। तो चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई भी होना चाहिए। तो देखो चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई भी है, तो ये हो जाएगा चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, दोनों दिए हुए हैं। ऐसे दूसरे भी चेक करते हैं, विशाखापट्टनम तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम ये भी है, तो दोनों है, तो इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीसरा चेक कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इज द रिलेशन आर ट्रांजिटिव, गिव अ वैलिड रीजन, और वेदर, तो हमें ये चेक करना है कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है इफ ए कॉमा बी दिया हुआ है और बी कॉमा सी दिया हुआ है, तो देन बी कॉमा सी भी पॉसिबल होना चाहिए। ए कॉमा बी दिया है, बी कॉमा सी दिया है, तो बी कॉमा सी भी होना चाहिए। जस्ट लाइक कि देखो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रही है, पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप जा रही है, बट स्वराज द्वीप बी टू ए टू बी टू सी टू ए होना चाहिए, ठीक है। बट स्वराज द्वीप से चेन्नई का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो बट सी टू स्वराज द्वीप का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्या पूछ रहा है, और पार्ट क्या पूछ रहा है, चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। तो हमें चेक करना फंक्शन वन वन है कि नहीं है, वन वन और ऑन टू है तो नहीं है, ठीक है। देखो फंक्शन को वन वन ऑन टू क्या चेक करना है, फंक्शन दिया हुआ था वाई टू एक्स जा रहा था, तो वाई के लिए क्या था, पीबी पोर्ट ब्लेयर स्वराज द्वीप एंड द सहदीप दिया हुआ था।
और एस के लिए दिया था चेन्नई, विशाखापट्टनम, पीबी, स्वराजदीप एंड सहदीप। तो देखो पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम जा सकते हैं, स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं, सहदीप से स्वदेप भी जा सकते हैं। देखो फंक्शन जो है पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम है और स्वराजदीप से पीबी है एंड सहदीप से स्वराजदीप है। तो ये पॉसिबल हो रहा है ना फंक्शन, तो इसलिए ये 1-1 तो है, 1-1 है। अब देखो चेन्नई से सहदीप के लिए कोई प्री इमेज नहीं हो रही है। देखो चेन्नई है, अब चेन्नई से सहदीप जाना है अगर, तो उसकी कोई प्री इमेज, चेन्नई एंड सहदीप नो प्री इमेज फॉर चेन्नई, सो नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना, प्री इमेज नहीं मिल रही है हमारी, 1-1 है बट ऑन टू नहीं है। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या दिया हुआ है, अ मेडिकल ड्रग administered into a human body requires some time to produce its effect on a body. The amount of a certain medicinal drug in the bloodstream in 80 hours after administering the drug to an individual is given by। तो ये इक्वेशन दी हुई है सी टी, और इसकी टी की वैल्यू 0 to 10 है। सोन बिलो इज अ ग्राफ दिया हुआ है, इंटरवल 0 to 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा फाइंड द रेट एट विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग इन द ब्लड स्ट्रीम एट 5 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। तो चेंज निकालना, रेट चेंज निकालना है। तो सी टी हमारा कितना दिया हुआ था, -TQ प्लस 4.5T² प्लस 54T दिया हुआ था। रेट चेंज किससे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके। चलिए डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, 3T² ये हो जाएगा 9T प्लस का 54। अब क्या बोला था, रेट चेंज निकालना किस पे, 5 आवर पे। तो टी की जगह पे 5 पुट कर दो, ये आ जाएगा -3, 5² 25 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 54। इसको सॉल्व करोगे, चेंज 5 आवर्स में चेंज कितना आ जाएगा, 24 मिलीग्राम पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सो दैट अ फंक्शन सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to 4। तो हमें फंक्शन निकालना है कि इंक्रीज कर रहा है 3 to 4 में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने क्या करते थे हम, C' को 0 पुट कर देते थे। तो C' को 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसको 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -3T² प्लस 9T प्लस 54, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जो इसके अब इसका वो करते हैं, क्या बोलते, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आएगा 3 इंटू में 3 प्लस टी, टी -6 = 0। तो यहाँ से टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -3 एंड टी = 6। सो ये हमारे क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब देखो फॉर एनी वैल्यू, यहाँ पे इंटरवल 3 to 4 के लिए इंटरवल बोल रहा था। तो अब देखो 3 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लेते हैं कोई वैल्यू 3 पुट कर ली, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हुआ एंड 9 3 जा 27 प्लस 54, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। फॉर एनी 3 to 4 C' जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, सो इट्स इंक्रीजिंग। तो अगर ऑलवेज 0 से बड़ा ही आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑलवेज, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, सो दैट यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब चलिए और पार्ट में आते हैं। और पार्ट में क्या बोला था, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम at which the action of the drug is maximum is denoted by C maximum. So how long after the administration does C maximum attain? So your work and give valid reason. Find the amount of drug in the bloodstream at time when the effect of the drug is maximum. तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिए, बट अभी इसके वो क्या नहीं बोलते, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका C' का, तो याद आएगा 6T प्लस 9। क्रिटिकल पॉइंट कितने आते हैं, -3 और 6 पुट कर दो, T = -3 के लिए क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, C'(T) आ जाएगा 18 प्लस 9, ये आ जाएगा 27, जो कि है 0 से बड़ा। तो ये हमारी आ गई, ये हमारा हो गया मिनिमम, ठीक है। 0 से बड़ा है मतलब मिनिमम है। अब टी की वैल्यू 6 पुट कर लो, तो C'(T) आ जाएगा हमारा -36 प्लस 9, या आएगा -27 इज लेस देन 0 है। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ से सी टी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सी टी वैल्यू था 4.5T² प्लस 54T।
तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, t इक्वल टू 6 पे, तो 6 पुट कर दो, 6 पुट करोगे तो आ जाएगा 270। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पहले तो मैक्सिमा चेक करना था किस पे मैक्सिमा है ये इसमें, तो t इक्वल टू 6 पे मैक्सिमा है, और फिर पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू t 6 पे वैल्यू आ जाएगी 270। यही हमारा आंसर है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी 270। ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, अ स्कूल conducted a survey of their staff to find their beverage preference. Each of them picked either tea or coffee as their first preference, and then with sugar or without sugar as their second preference, as shown in the below trigram. Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल स्टाफ है जिसका सर्वे फूड सर्वे किया गया है, तो उसमें से जो पहला उनके प्रेफरेंस चूज करने का होगा वो या तो टी चूज करेंगे या तो कॉफी चूज करेंगे, एंड तो सेकंड प्रेफरेंस उनको क्या मिलेगी, अगर उन्होंने कॉफी चूज की तो उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो विद शुगर या विदाउट शुगर। सिमिलरली फॉर द टी, कि अगर विद शुगर और विदाउट शुगर। ठीक है, ये कंडीशन ट्री डायग्राम दिया हुआ है। सम ऑफ इनसाइट फ्रॉम द सर्वे आर गिवन बिलो, कि जो 60% जो है स्टाफ वो कॉफ़ी प्रेफर करता है। तो देखो अगर 60% स्टाफ कॉफ़ी प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.6%। सिमिलरली 90% प्रेफर कर रहे हैं कॉफ़ी इट विथ शुगर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.9, एंड 20% दोज हु प्रेफर इट विदाउट द शुगर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0 पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो एक एक चीज है इंटरेस्टिंग, थी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी जो दी हुई है ये कितनी आई हमारी, 0.6%। ठीक है। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ गई 0.6%, कॉफी 0.6% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर पॉइंट में आ रही परसेंटेज में, तो टोटल तो कितनी होती है, ऑलवेज टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, तो टी की कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.4। ठीक है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी विथ शुगर, कॉफी में प्रोबेबिलिटी कॉफी चूज कर रहे हैं विथ शुगर कितनी दी हुई है, 0.9 आ रही है। ठीक है ना, 0.9 आ रही है ना, 0.9 है, तो विदाउट शुगर कितनी होगी, 1 माइनस 0.9, तो याद आएगा 0.1। एंड सिमिलरली 20% दोज हु प्रेफर टी विदाउट शुगर, सो विदाउट शुगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2, एंड विथ शुगर हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.2, तो याद आएगा 0.8। तो प्रोबेबिलिटी सारी पता चल गई। ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टाफ प्रेफर अ बेवरेज विथ शुगर। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन चूज किया गया है स्टाफ से, वो बेवरेज जो लेता है वो शुगर के साथ लेता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन। ओके, सो लेता है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी निकाल लेते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी आएगी। ठीक है ना। अब देखो पर्सन हमने चूज कर लिया कि वो कॉफी पी रहा है। ठीक है, तो कॉफी की प्रोबेबिलिटी ले ली। अब इसके बाद तो कॉफी लेनी है, उसमें क्या लेना है कि विद शुगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी विद शुगर, शुगर लेनी है, पहले शुगर लेना है वो। ठीक है ना। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले टी उठा लेते हैं, फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है उसमें वो शुगर वाला होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर की लेनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर लेनी है 0.9 है, पुट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितनी है, 0.4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर है 0.8 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 8.6। ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इतना सिंपल था, बस थोड़ी कंडीशन चेक करनी थी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम द स्टाफ, जो पर्सन है स्टाफ से लिया गया, सिलेक्टेड एट रैंडम प्रेफर कॉफी गिवन दैट इट विदाउट शुगर। देखो ऊपर था प्रोबेबिलिटी करनी थी, पर्सन को सेलेक्ट करना था स्टाफ से रैंडमली, कि तो एक पर्सन सेलेक्ट करना था कोई। अब इसमें कोई रैंडमली पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं जो प्रेफर कर रहा है कॉफी गिवन दैट इट्स विदाउट द शुगर, तो एक ही पर्सन सेलेक्ट करना है कॉफ़ी के लिए जो कि विदाउट शुगर होना चाहिए। तो इसमें हम बायस रूल लगाते हैं, तो बायस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो बायस फार्मूला पी कॉफ़ी लेनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉफ़ी की विदाउट शुगर के लिए।
ठीक है ना, विदाउट शुगर के लिए निकालनी है। तो बॉयस फॉर्मूला लगाते हैं। बॉयस फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी रहेगा पहले तो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी जो होगा विदाउट शुगर के हो गई, ठीक है ना, विदाउट शुगर के होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट शुगर, विदाउट शुगर जो कि होगा कॉफ़ी का, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट शुगर ऑफ टी। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बायस फॉर्मूला है ये। प्रोबेबिलिटी पुट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट शुगर है 0.1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी विदाउट शुगर 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विदाउट शुगर है हमारा 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.06, 0.14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट आ जाएगा 3/7। तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी। तो बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए प्रॉब्लम सेट के। हम लोगों ने 2 वीडियोस में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, सेक्शन ए से लेके सेक्शन ई तक। टोटल 38 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हम वापस से कमेंट्स कर सकते हैं। मैं वापस से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को हेल्प मिलेगी और हम लोग अच्छे से और आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।